आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकमान्य तिलक की जीवन गाथा। दरअसल 1857 की क्रांति की नाकामी के बाद जैसे स्वतंत्रता संघर्ष की रीढ़ टूट गई थी, ऐसे में अंग्रेजों ने एक और योजना बनाई कि इसकी वापसी दोबारा से न हो, और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस को अनुनय विनय का मंच बनाया गया। वहां पर पिटीशन दिए जा सकते थे, प्रेयर की जा सकती थी, वहां पर यूनियन जैक फहराया जाता था और वहां पर ब्रिटेन की राजा की जय जयकार होती थी। लेकिन लोकमान्य तिलक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इस मंच को राष्ट्रवादी मंच के रूप में तब्दील कर दिया। इसी मंच से उन्होंने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पुरोधा माना जाता है। वो समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर पत्रकार, राष्ट्रीय नेता होने के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृत, भारतीय संस्कृति, गणित और खगोल विज्ञान के प्रख्यात विद्वान थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो देखिए कहाँ वो दिखाई पड़ते हैं। वो दिखाई पड़ते हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये चीज़ आती है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य शब्द लोगों की ज़ुबान पे आता है, उसके साथ ये कल्पना आती है कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम ये भी आती है कि हम इसे ले भी लेंगे, ऐसा एक एहसास विश्वास पैदा होता है। ये तिलक है। गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और एक प्रख्यात शिक्षक थे। तिलक एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और गणित विषय से उनको खास लगाव था। तिलक के बारे में कहा जाता है कि वे केवल अपने कोर्स में निर्धारित किताबों को पढ़कर संतुष्ट नहीं होते थे। वे अधिकतर कैम्ब्रिज मैथमेटिकल जर्नल में प्रकाशित होने वाले गणित के सवालों को हल करते थे। तिलक जब 10 वर्ष के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया और जब तिलक 16 साल के थे तब उनके पिता भी चल बसे। तिलक जब मैट्रिकुलेशन में पढ़ रहे थे उसी समय उनका विवाह एक 10 वर्षीय कन्या सत्यभामा से करा दिया गया। मैट्रिकुलेशन के बाद 1877 में गणित से स्नातक और इसके बाद LLB डिग्री भी प्राप्त की। तिलक ने पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में गणित पढ़ाया और कुछ समय बाद पत्रकार बन गए। लोकमान्य तिलक के मन में संपूर्ण भारत एक राष्ट्र है, यह बात व्यवहार में आनी चाहिए, इस संबंध में बड़ी व्याकुलता थी। वो कहा करते थे कि भारत एक राष्ट्र है, इसका प्रमाण तभी मिल सकता है कि जब इस देश के किसी भी हिस्से पर कोई आपत्ति आए तो शेष देश के लोगों को लगे कि वो आपत्ति उन पर आई है। और उनकी इस बात से कितने लोग प्रभावित हुए उसका एक प्रमाण यह है कि पंजाब में सरदार भगत सिंह, महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के जो पिता थे सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार अजीत सिंह, इन लोगों को जब पता लगा कि विदर्भ में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा है तो उस अकाल में विदर्भ के लोगों की सेवा के लिए वो लोग पंजाब से आए हैं और यहाँ उन्होंने भूखों को भोजन कराया है। और उसके बाद में जब अकाल समाप्त हो गया, ये 1900 के आसपास का घटनाक्रम है, तो उस अकाल में जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों को साथ लेकर के सरदार किशन सिंह पंजाब वापस गए। उन्होंने फिरोजपुर में पहला अनाथालय खोला है। इसी प्रकार से एक वर्ष पश्चात गुजरात में अकाल पड़ा। कारण क्या है कि ब्रिटिश सरकार के समय में भारत में निरंतर अकाल पड़ते रहते थे। हर 2 मिनट में 3 भारतीय भूख से मरते थे। हर वर्ष 7-7.5 लाख भारतीय निरंतर अंग्रेजी शासनकाल में भूख से मरे हैं। तिलक का जन्म 1856 में हुआ था। ठीक 1 साल बाद यानी जब वे 1 साल के थे तब 1857 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। तिलक के दादाजी रामचंद्र पंत इन्हें इस क्रांति में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाया करते थे। इससे बाल्यकाल में ही इनमें एक चिंतक के गुणों को जागृत कर दिया।
लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश हुकूमत का सामना करने के लिए 4 हथियारों का आविष्कार किया। इनके नाम थे स्वदेशी, स्वराज्य, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। आगे चलकर महात्मा गांधी ने भी इन्हीं चारों हथियारों का इस्तेमाल किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तिलक ने देश की तत्कालीन परिस्थितियों पर बहुत गहरा चिंतन किया। उनका स्पष्ट मानना था कि अंग्रेजों द्वारा जिस पद्धति के आधार पर भारतीयों को शिक्षा दी जा रही है वो केवल इतनी ही है जिससे कि अंग्रेज हम पर लंबे समय तक शासन कर सकें। उनका ये मानना था कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था ही अच्छे नागरिकों को जन्म दे सकती है। उन्होंने युवा वर्ग को अच्छी शिक्षा देने के लिए आगरकर और महान समाज सुधारक विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। पत्रकारिता और पत्रकारों के संघर्ष की वजह से आज दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो लोकतंत्र की खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। दरअसल लोकमान्य तिलक ने भी पत्रकारिता को अपनी लड़ाई के लिए हथियार के रूप में चुना। उन्होंने मराठा और केसरी के नाम से 2 अखबारों का प्रकाशन किया और गोरी सत्ता से डटकर लड़े। नतीजा, उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा। बाल गंगाधर तिलक ने 2 साप्ताहिक पत्रिका मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन शुरू किया। इसके माध्यम से तिलक ने भारतीयों के संघर्ष और परेशानियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जंग आज़ादी न सिर्फ राजनीति बल्कि पत्रकारिता के माध्यम से भी की है। उसका प्रारंभ तो उनका वास्तव में पत्रकारिता से ही हुआ है और उनको जो 3 कारावास भुगतने पड़े उन तीनों का संबंध पत्रकारिता से ही है। उन्होंने तीव्र और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते हुए एक भारतीय से अपने हक के लिए लड़ने का आह्वान किया। तिलक ने कई विषयों पर किताबें लिखीं। तिलक एक महान समाज सुधारक भी थे। फिरोज शाह मुझे ऐसे लगते हैं जैसे हिमालय हो। बाल गंगाधर तिलक ऐसे अगाध महासागर मुझे दिखते हैं कि जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल है, और गोखले ऐसे हैं कि वो गंगा के समान है, सबको अपने पास बुलाते हैं। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि सारे प्रोग्राम जो हैं असहयोग आंदोलन के वो हैं जो बाल गंगाधर तिलक ने दिए हैं, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा का हो, चाहे वो विरोध का हो, स्वदेशी का हो, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का हो। ये एक ऐसा मामला है, ऐसा लगता है कि शायद गोखले का अनुयायी होना, तिलक के सारे प्रोग्राम्स को अंगीकार करना भी गोखले के अनुयायी होना, वो दोनों चीज़ें शायद समानार्थी हैं। उन्होंने नशाबंदी के लिए भी सरकार पर दबाव डाला। साथ ही दलित और वंचित कहे जाने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भी कार्यक्रम चलाए। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया और इसे प्रतिबंधित करने की मांग की। वे विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसका साहस नहीं था कि वो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर सके। परंतु जब कोर्ट में खड़े होकर सीना ठोककर लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज्य उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वो इसे लेकर रहेंगे, तो कांग्रेस एक राष्ट्रवादी मंच बन गया और आखिरकार 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। अपने जीवन काल में वे पुणे म्युनिसिपल काउंसिल, बॉम्बे लेजिस्लेचर के सदस्य और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के निर्वाचित फेलो भी रहे। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने तिलक को आमंत्रित किया और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ जो बंगाल में हुआ है वो स्वयं तिलक की उपस्थिति में ही हुआ है। इसी प्रकार से पूरे देश के भ्रमण का अवसर लोकमान्य तिलक को मिला है। तो सारे देश के अंदर अपना संदेश गूंजा करके पूरे देश में स्वदेशी, स्वराज्य, विदेशी का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, इन 4 सूत्रों के संबंध में जागरूकता फैला करके तिलक जी निरंतर काम में लगे रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी के जन्मोत्सव जैसे सामाजिक उत्सवों को प्रतिष्ठित कर उन्होंने लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य भी किया। इसमें शामिल होने वाले युवकों को देश हित में 11 शपथ दिलाई जाती थी। इसे एकादश शपथ कहते थे।
तिलक हैं जब विदेशी औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमें चूस रहा है इस भारत को, तमाम पूरे हिस्से को, तो वो उस सामूहिकता की भावना को ला करके खड़ा कर देना चाहते हैं। और उन्होंने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की, क्या रिसर्च उन्होंने की और उसको अप्लाई किया कि उन्होंने गणेश पूजा चलाई, उन्होंने शिवाजी उत्सव चलाया, ताकि संपूर्ण समाज मिलकर के एक साथ इकट्ठा आए, सामूहिकता की भावना फिर से वैसी हो जो वैदिक संकल्पना के रूप में कभी दिखाई पड़ती रही थी। आप ये देखिए कि ये ऐसी चीज़ आई है कि प्रत्येक व्यक्ति जुड़ गया, पढ़ा बिना पढ़ा, गांव शहर, मजदूर, गरीब से गरीब, अमीर से, सब इसमें जुड़ा, और इससे जो राष्ट्रवाद एक मुखरित स्वरूप दिखाई पड़ा, और उससे बाकी प्रांतों ने भी एक प्रेरणा ली, और अंततः यहाँ पर कॉलोनियल ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को भागना पड़ा, छोड़ करके जाना पड़ा, देश आज़ाद हमारा हुआ। लोकमान्य तिलक एक राष्ट्र ऋषि थे। वो जानते थे कि एक राष्ट्र को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाता है, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र से गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। वहाँ एक आस्था का प्रतीक था तो दूसरा व्यवस्था का। व्यवस्था भी स्वराज्य की, जिसकी नींव स्वयं छत्रपति शिवाजी ने डाली थी, और वो उनके आदर्श भी थे। तिलक ने गोवध विरोधी समितियों, अखाड़ों और लाठी क्लबों की स्थापना की। इसी क्रम में बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और उत्तर भारत से लाला लाजपत राय भी इनसे जुड़े थे। जब महाराष्ट्र में प्लेग की महामारी और भुखमरी हुई थी, तब सरकार की उदासीनता से गुस्साए क्रांतिकारी चाफेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को अंग्रेज प्लेग ऑफिसर रैंड को मार डाला। तिलक ने चाफेकर बंधुओं की फांसी का खुलकर विरोध किया था। पहली बार कोल्हापुर के एक अंग्रेज परस्त अधिकारी ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया और अदालत ने उनको 4 मास के कारावास का दंड दिया। दूसरी बार प्लेग कमिश्नर रैंड के हत्याकांड में लोकमान्य तिलक को घसीटा गया। अंग्रेज सरकार ने माना कि जिस प्रकार की संपादकीय है वो अपने केसरी और मराठा में लिख रहे थे, उनके कारण से युवकों को हिंसा करने का उकसावा मिला है, और चाफेकर बंधुओं ने रैंड नामक प्लेग कमिश्नर पूना की हत्या की और साथ में एक अंग्रेज सेनाधिकारी को भी उन्होंने मार डाला। तिलक जी के संपादकियों के संबंध में सेडिशन का चार्ज उन पर लगा और उनको 18 मास का कारावास हुआ। उसके बाद जब वो लौटे तो 4 जुलाई 1899 को केसरी अखबार में उन्होंने पुनश्च हरिओम इस शीर्षक से एक संपादकीय लिखा है। यह संपादकीय भारत में तिलक युग के आविर्भाव का प्रतीक है। उन्हें इस हत्या का प्रेरक मानते हुए तिलक को 1.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। वे 1898 में रिहा हुए और स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया। जो कांग्रेस को एक मास मूवमेंट बनाया, जो उनसे पहले नहीं थी, वो केवल प्रोटेस्ट, पिटिशन और प्रेयर, इन तक कांग्रेस सीमित रहती थी। वहाँ से निकाल करके वो उसको जनता के बीच में ले गए। उन्होंने स्वाधीनता के आंदोलन को एक जन आंदोलन बना डाला। इसके 1-2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1905 में जब तिलक ने स्वदेशी का आंदोलन प्रारंभ किया तो उन दिनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए जो कॉपियाँ मिलती थी, पता लगा कि वो कॉपियाँ विदेशी कागज़ की हैं। तो तमाम नगरों के अंदर विद्यार्थियों ने वो कॉपियाँ फाड़ दी और कहा कि हम स्वदेशी कागज़ की कॉपियों पर ही उत्तर लिखेंगे। पुलिस बुलाई गई हर जगह। पुलिस उनको बैंत से पीटने वाली थी, तो विद्यार्थियों को पता लगा कि ये बैंत भी विदेशी हैं। उन्होंने कहा कि हम पिटेंगे पर स्वदेशी बैंत से। एक और उदाहरण है 1906 का। 12 साल बंगाल के अंदर वैश्याओं के कोठे पर एक बड़े जमींदार, धनाढ़ जमींदार पहुँचे और उन्होंने एक विदेशी शराब की बोतल खोल ली। वैश्याओं ने कहा कि अगर शराब पीनी है तो स्वदेशी ही पीना, विदेशी शराब यहाँ पर नहीं पी जा सकती। और वो उस जमींदार को घसीटते हुए अश्विनी कुमार दत्त, जो स्वदेशी आंदोलन के एक महान नेता थे, लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे, उनके यहाँ ले गए और कहा कि देखिए
ये विदेशी शराब पीता है। यानी इस प्रकार से समाज के प्रत्येक वर्ग के अंदर लोकमान्य तिलक का स्वदेशी का आह्वान पहुंचा था। लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश हुकूमत का सामना करने के लिए 4 हथियारों का आविष्कार किया। इनके नाम थे स्वदेशी, स्वराज्य, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। आगे चलकर महात्मा गांधी ने भी इन्हीं 4 हथियारों का इस्तेमाल किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तिलक ने 1905 में किए गए बंगाल विभाजन का जमकर विरोध किया। साथ ही कांग्रेस के अधिवेशन में फहराए जाने वाले यूनियन जैक का भी उन्होंने विरोध किया था। वे 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए तथा उन्होंने स्वराज की मांग रखी। बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय भी उनके इस मांग के समर्थन में आ खड़े हुए। कांग्रेस को उन्होंने प्रार्थना, अनुनय, विनय इससे निकाल करके और वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ वो साधिकार अपनी बात कह सकते थे ब्रिटिश साम्राज्य से। औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भारत चूँकि बहुत ही ऐसा निशाना था, उसके शिकंजे में था। तमाम आर्थिक शोषण, दोहन, हर तरह की चीज़ हो रही थी। रेल ने इस दोहन को बेइंतहा बढ़ा दिया था 19वीं शताब्दी में, और आप देखते हैं कि अकाल, रेल और अकाल एक साथ आते हैं। तो वैसी स्थितियों में तिलक ने क्या किया कि कांग्रेस के अंदर, आंदोलन के अंदर अधिकारिता की भावना जागृत की और स्वराज्य की संकल्पना रखी। ये वो व्यक्ति है कि जिनके कारण से हम जानते हैं कि पहले कांग्रेस में यूनियन जैक फहराया जाता था, ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय ध्वज है, और उसके शुभारंभ पर कांग्रेस के सेशन के और सेशन की समाप्ति पर, जो प्राय 3 दिन चलता था, दिसंबर के महीनों के आखिरी हफ्तों में चलता था, दिसंबर महीने के, तो गॉड सेव द किंग गाया जाता था, नेशनल एंथम ब्रिटेन की गाई जाती थी। उन्होंने इसका विरोध किया, सक्रिय विरोध किया, और स्वयं ही नहीं बल्कि इस लेवल पे ले आए कि ये हमें भिक्षावृत्ति है कि हम हर साल एक बार मिलते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, ये कर दीजिए, उनसे प्रार्थना, अनुनय, विनय करते हैं, और वो कभी कोई ध्यान नहीं देते, उसको वो रद्दी के टोकरे में डाल देते हैं। लिहाजा हमें ये इससे निकलना पड़ेगा, भिक्षावृत्ति से हमें निकाल के लाना पड़ेगा राष्ट्र को, और हम अपने लोग, हम जो अपनी मानेंगे मांगों को जो सामने रखेंगे वो अधिकार के साथ रखेंगे। और उन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनका ये दल लाल बाल पाल के नाम से विख्यात हो गया। 1911 में डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट वापस होने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका तिलक की थी। 21 वर्ष का यह जो कालखंड है, यह भारत की राजनीति में तिलक युग कहलाता है। पुनश्च हरिओम के बाद में उन्होंने स्वदेशी, स्वराज्य, विदेशी का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये अपने 4 सूत्र भारत के सामने रखे, और अगले 47-48 वर्ष तक यही भारतीय राजनीति और भारतीय समाज का एजेंडा रहने वाला था। इसी से प्रेरणा लेकर के तमाम लोग राजनीति में आगे बढ़े हैं। 30 अप्रैल 1908 की रात्रि में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बम विस्फोट किया। इस विषय पर केसरी के मई व जून के 4 अंकों में प्रकाशित संपादकीय लेखों को राजद्रोहात्मक ठहराकर अंग्रेज जज ने तिलक को 6 साल की सजा सुनाई और देश से निष्कासित कर दिया। जो तीसरा और अंतिम कारावास लोकमान्य तिलक को मिला वो 1908 का है, जब उन्होंने मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस के द्वारा फेंके गए बम का समर्थन किया था। उन्होंने संपादकीय में लिखा था कि ये एक बम भारत की आज़ादी प्राप्त नहीं करा सकता, लेकिन ये उन स्थितियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता है जिन स्थितियों ने इस बम को जन्म दिया। इस पर भी उन पर सेडिशन का चार्ज लगा और इस बार 6 वर्ष का कारावास देकर के उनको मांडले, बर्मा भेजा गया। तिलक को बर्मा के मांडले जेल में ले जाया गया। जेल में उन्होंने अपना अधिकतर समय पठन पाठन और लेखन में बिताया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य इसी दौरान लिखी,
वे 8 जून 1914 को जेल से रिहा हुए। वो जीवन में एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए जा सके, लेकिन उनकी लोकप्रियता किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष से अधिक रही है। इसका एक उदाहरण 1916 का लखनऊ कांग्रेस का है, और ये राम प्रसाद बिस्मिल महान क्रांतिकारी उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसमें यद्यपि कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे अंबिका चरण मजूमदार, लेकिन उनसे अधिक स्वागत सत्कार हुआ लोकमान्य तिलक का। यानी अधिवेशन से एक दिन पहले जब मजूमदार साहब लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उतरे तो 50-60 लोग उनके स्वागत में एकत्र थे और उनको एक वो खुली गाड़ी में बैठा करके अधिवेशन स्थल पर ले गए। अगले दिन तिलक आए तो उस दिन रेलवे स्टेशन खचाखच ही नहीं भरा था, बाहर भी हज़ारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। तो लोगों ने कहा कि जिस गाड़ी में मजूमदार साहब को ले जाया गया है वही गाड़ी तिलक जी के लिए भी लाई जाए, पर कांग्रेस के लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। अंत में एक तांगे वैसे घोड़ों को खोल करके तिलक जी को उस पर बैठाया गया और उस तांगे में 2 लंबी रस्सियां बांधी गई और सैकड़ों नवयुवक उसको खींचते हुए कांग्रेस के अधिवेशन स्थल तक ले गए। उस संदर्भ में रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा है कि हम लोगों पर तो उस समय तिलक जी का ऐसा और सम्मोहन सवार था कि मुंह से बोल भी नहीं निकलता था। तिलक जिंदाबाद, तिलक की जय हो, ये सब बातें भी बोलते लगता था कि हम स्वयं बोल पा भी रहे हैं कि नहीं। 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वराज था। 1916 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग सक्रिय हुई। देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये सन 21 के अधिवेशन में हैं और क्या कोशिश कर रहे, कांग्रेस में है ये 20, 21, 22 में ये बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं उस वक्त, कांग्रेस के टॉप के लोगों में से ये दोनों हैं। दोनों चाहते हैं स्वराज्य पार्टी। देखिए वही स्वराज्य जो इन्होंने होम रूल लीग की बात की है। होम रूल किस तरह से चीज़ आई, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एनी बेसेंट के साथ इन्होंने चलाया, जो एक फोन इन महिला थी और कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं और इस देश की अन्यतम उन्होंने सेवा की है, वो प्रातस्मरणीय है। ऐसी चीज़ों को देखते हुए स्वराज्य दल ने भी, जिन्हें गांधी जी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, वो चुनाव भी लड़े और उन्हें हटना पड़ा बाद में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरह सेवा। स्वराज पार्टी भी, स्वराज्य शब्द वो भी इससे संचालित है, वो भी प्रेरणा पा रहा देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और जो गांधी जी हैं दूसरी तरफ, वो सारा प्रोग्राम ही वो लेके चल रहे हैं। इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में तिलक साल 1918 में इंग्लैंड भी गए। तिलक ने जो प्रोग्राम 1905 में दिए, जो प्रोग्राम उन्होंने आगे दिखाई पड़ते हैं 6 में, स्वदेशी का है, राष्ट्रीय शिक्षा का है, या उन्होंने कोशिश की है कि भाई इनका विरोध किया जाए, और ऐसा विरोध जिसमें सरकार के प्रति निष्क्रियता बरतने की पर सक्रियता हो। कहाँ सारी एक्टिविटी हो, पूरे एक्टिव हो जाएं हम कि सरकार को हम कुछ भी समर्थन नहीं देंगे। आप देखते हैं कि बाद में जो तृतीय चरण कांग्रेस का है और जो बाद में गांधी युग कहलाता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के अगर आप ध्यान करें, विश्लेषण करें, तो एक पॉइंट को तो अलग हटा दें, वो तो उतना मुखर नहीं था। बाकी सारे ही प्रोग्राम वो हैं जो तिलक ने दिए हैं, जो बाल गंगाधर तिलक ने निष्क्रिय रूप में विरोध करने की सक्रियता हमारे साथ कही गई है और अधिकार की बात की गई है। 1 अगस्त 1920 को भारत के महान सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। उनकी शव यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। देश में कई जगहों पर लाखों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस यात्रा को स्वराज यात्रा कहा गया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बताया। लाला लाजपत राय ने उन्हें भारत में दहाड़ने वाला शेर कहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, उन्होंने देश के लिए असीम आपत्तियां उठाई, क्योंकि भारत का प्रेम ही उनके हृदय की प्रधान भावना थी।